Hi students, how are you all? Today I am going to continue third part of second lesson of history for standard 8. The name of the lesson is Europe and India. तो ये मैं थर्ड पार्ट आज स्टार्ट कर रही हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आप इसके जो भी नेक्स्ट वीडियोस है वो ज़रूर देखें और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों को वो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। और बच्चों, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बच्चों ने पूछा था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाती हूँ, टीच करती हूँ। तो बच्चों, मैं सारे सब्जेक्ट्स टीच करती हूँ और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अगर देखने हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के तो आप प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। और स्टैंडर्ड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। कुछ जूनियर के लिए भी किए हुए हैं, तो अगर छोटे भाई बहन है या कोई आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उनके साथ में वो वीडियो शेयर कर सकते हो या मेरा चैनल का लिंक आप उन्हें सेंड कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन, imperialism ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया में आई थी 16th सेंचुरी में। कब आई थी? 16th सेंचुरी। तभी उनका स्टार्ट हो गया था इंडिया में आना। एंड देयर वाज कंपटीशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। और इंडिया एक बहुत ही अच्छा कंट्री, मतलब ट्रेडिंग के लिए या जो भी रॉ मटेरियल्स है इसके लिए इंडिया इट्स अ बेस्ट कंट्री था। यहाँ पे हर एक तरह के जो भी स्पाइसेस हैं, देन रॉ मटेरियल फॉर क्लोथ, ये सब रिक्वायर्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसका ये मेन सेंटर पॉइंट बन गया था और सबको ऐसे लग रहा था कि अपना खुद का यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। दे जस्ट वॉन्ट टू रूल दिस कंट्री। तो उनको अपना जो भी कंट्री इंडिया का जो भी रूलिंग है या ट्रेडिंग है वो खुद अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि ब्रिटिश है, यहाँ पर पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे, डच आए थे। तो ये सबको क्या करना था, इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल लेना था। दे जस्ट वांटेड टू रूल दिस कंट्री। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। देखो यहाँ पर दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश की थी इंडिया में? 1600 AD टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। दिस कंपनी टूक परमिशंस फ्रॉम एम्परर जहांगीर। देखो एम्परर जहांगीर जो है उनसे उन्होंने क्या ली थी, परमिशन ली थी। एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत, और सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। तो इंडिया और इंग्लैंड का जो भी ट्रेडिंग है ये सब कहाँ से स्टार्ट हो गया था? फ्रॉम सूरत। सूरत से स्टार्ट हुआ था। और देन इसके वजह से क्या हो गया, अब जब बहुत ही ज़्यादा उन लोग का ट्रेडिंग बढ़ रहा है तो ऐसे ही सूरत के साथ में दूसरे जो भी स्टेट्स है वहाँ पर भी ये अब आगे बढ़ने लगे थे। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश ने अपना जो भी प्रोविजंस है वो पूरे स्टार्ट कर दिए थे, अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल ओवर इंडिया वो स्प्रेड हो रहे थे। द स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ना इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों क्या है, आउटसाइडर कंट्रीज है और वो आकर इंडिया में अपना खुद का राज चलाना चाह रहे हैं। तो अभी वो दोनों में ही स्ट्रगल हो रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा इंडिया पर राज करेगा। तो अब आगे क्या दिया है, द इंग्लैंड एंड फ्रांस वर राइवल्स इन द कॉम्पिटिशंस फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हो गए हैं, मतलब ऑपोजिट पार्टी बन गए थे। जैसे अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो दो टीम होते हैं, तो दोनों टीम क्या होते हैं, फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकते हैं क्योंकि एक को हराना है और एक को खुद को जीतना है। तो इसीलिए क्या है, ये राइवल्स होते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंच और इंग्लैंड दोनों अब राइवल बन गए हैं। ड्यू टू दिस देयर वर 3 वॉर्स। और इस वजह से उन लोग दोनों में कितने वॉर्स हुए हैं? 3 वॉर्स हुए हैं। 3 बार उन लोगों ने फाइट की है, बैटल किया है। एंड
three wars fought between them which are known as कर्नाटिक वॉर्स। तो कर्नाटिक मतलब जिसे हम अब कर्नाटका कहते हैं वो कर्नाटिक है, वहां पर ये सब वॉर हुए थे। इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस, और फाइनली थर्ड वॉर जो हुआ था उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India। मतलब देखो कंपनी का नाम भी इंडिया के नाम पे वो लोग ने रख दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश लोगों की कंपनी इंडिया में जो थी, ठीक है, उसका ये नाम है। और अभी कोई भी यूरोपियन कॉम्पिटिटर यहाँ पर नहीं बचा था जो इस कंपनी को हरा सके, क्योंकि उनका पावर जो था वो बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो दे वर हैविंग आर्म फोर्स, उनके पास आर्म फोर्स था, मिलिट्री थी, इसीलिए किसी का भी उनके सामने अब निभाव नहीं लग रहा था। फाउंडेशंस ऑफ रूल्स ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। अभी इंडिया कंपनी का फाउंडेशन कहाँ पर हो रहा है? बंगाल में भी वो स्टार्ट हो रही है। फाउंडेशन मतलब वो स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग हो रही है। द बंगाल प्रोविंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे प्रॉस्परस मतलब जिसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है, हर एक चीज उनके पास है, हाँ, पैसे से लेकर सब, ज्यादा रिच जो था प्रोविंस वो कौन सा था? बंगाल। तो इन 1756 एडी सूरज-उद-दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल का नवाब, तब नवाबशाही थी, चल रही थी, तो नवाब कौन था? सूरज-उद-दौला। आप अंडरलाइन करके रखो, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और मैच द पेयर के लिए भी आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशंस ऑब्टेन्स फ्रॉम मुगल एम्परर्स इन बंगाल प्रोविंस। तो अभी क्या हो रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो मुगल्स के से जो उनको कंसेशन मिल रहा था उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। और द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशंस अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशंस ऑफ द नवाब। और नवाब को बिना पूछे जो भी फैक्ट्री वहां पर बनाई गई थी उसके पूरे मतलब जो फैक्ट्री है उसके अराउंड, सपोज ये फैक्ट्री है तो उसके अराउंड एक बाउंड्री उन्होंने खुद बना दी थी, जैसे बाउंड्री लाइन होता है या पेवमेंट हम बांधते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बनाई गई थी, और वो भी बिना नवाब को पूछे। तो नवाब कौन था? सूरज-उद-दौला। उसका परमिशन लिए बिना ही, देखो मतलब एक बार ब्रिटिश एंटर कर दिए तो उसके बाद वो अपने मन मर्जी से अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, वो किसी की परमिशन नहीं लेते हैं। तो है सूरज-उद-दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता। और उसने क्या किया? सूरज-उद-दौला वो भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने जो फैक्ट्री थी उसे क्या कर दिया? कैप्चर कर दिया है। दिस क्रिएटेड डिसकॉन्टेंट इन इंग्लैंड। तो इसकी वजह से क्या हो गया? उसने फैक्ट्री अंडर कंट्रोल कर ली है, खुद कैप्चर कर ली है, इसलिए अब जो इंग्लैंड है वो सेटिस्फाइड नहीं, वो शांत नहीं रहने वाला है। एंड द रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब द मीर जाफर। और आगे देखो क्या हो रहा है, मीर जाफर जो है उसे रॉबर्ट क्लाइव, ये जो इंग्लैंड का रूलर है, इंग्लैंड से आया हुआ है, उसने क्या किया है? मीर जाफर को ब्राइब दे दिया है, मतलब उसे रिश्वत दे दी है। और द कमांडर ऑफ द चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल। और उसे अब क्या प्रॉमिस कर दिया है उसने कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा। जो सूरज-उद-दौला ऑलरेडी है, लेकिन अब उसे हटाकर क्या करने वाले हैं? नवाब किसे बनाने वाले हैं? मीर जाफर को। तो अगर किसी को अच्छा पोजीशन मिलने वाला है तो वो क्या करते हैं, फिर वो दूसरों के साथ में, चाहे वो अपने साथ वाले ही हो, उससे दगाबाजी करना स्टार्ट करते हैं। So the troops met at Plassey in 1757 AD, but under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence Suraj-ud-Daulah was defeated. और देखो क्या हो गया है, जब फिर से उनमें वॉर हुआ, बैटल हुआ, तब यहाँ पर मीर जाफर ने क्या लिया है? उनसे ब्राइब ली है। ब्राइब मतलब रिश्वत ली हुई है रॉबर्ट क्लाइव से, और
उस वजह से जब बैटल हो रहा था तो सूरजउद्दौला के साथ में वो नहीं गया है। हाँ, उसकी आर्मी टाइम पर वहां पर नहीं पहुंची है, मतलब उसने ब्राइब लिया था इसीलिए वो वहां पर पहुंचा नहीं है हेल्प करने के लिए, और इस वजह से सूरजउद्दौला अभी हार गए हैं। हाँ, ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल व्हेन इन प्लासी 1757। तो प्लासी का जो बैटल है ये बहुत ही हिस्ट्री में फेमस बैटल है। Mir Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab। अभी क्या हो रहा है, जब मीर जाफर को नवाब बनाया था तब वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में उसे सब पता चल रहा है कि ब्रिटिश की क्या पॉलिसी है, वो किस तरह से हमें फंसा रहे हैं। ये सब पता चलने के बाद वो क्या करने लगा है, ब्रिटिश को वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके ऑपोजिट जा रहा है, और इस वजह से अब क्या कर दिया गया है, उसे भी मतलब मीर जाफर को वहां से हटाकर, नवाब की पोजीशन से हटाकर उसके सन इन लॉ मतलब उसके दामाद को मीर कासिम को नवाब बना दिया है। मतलब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो चाहे उसे वहां का नवाब बना रहे हैं। द मीर कासिम वॉज मेड द नवाब। द मीर कासिम tried to put restrictions on the illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। और जब उसे पता चला, अभी देखो मीर कासिम को भी पता चल रहा है कि जो इलीगली काम ब्रिटिश कर रहे हैं उसके ऊपर उसने भी क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लाया है, उसके ऊपर उसने पाबंदी लाई है। तो इस वजह से अब फिर से जो मीर जाफर पहले नवाब था, अभी फिर से मीर जाफर को मतलब मीर कासिम को हटा दिया है और मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया है। कहाँ का, बंगाल। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल। मीर कासिम सूरजउद्दौला द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड रैन अ कैंपेन। अब ये सब ने क्या कर दिया है, अपना खुद का अलायंस स्टार्ट कर दिया है। देन इन 1764 AD द बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज फॉट इन बिहार। तो आप लोगों को ये मैं अंडरलाइन करके दे रही हूँ ईयर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैच करने के लिए आते हैं। 1764 AD द बैटल ऑफ बॉक्साइड and fought in Bihar. So after this battle, the British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad. In this manner, the foundations of British rule in India was laid in Bengal. तो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका फाउंडेशन कहाँ पर स्टार्ट हो गया है, बंगाल। ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, ब्रिटिश और मैसूर स्ट्रगल जो हुआ था उसके बारे में दिया है यहाँ पर। तो मैसूर के जो किंग थे वो थे टीपू सुल्तान, ठीक है। तो उनके जो फादर थे उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टू कंट्रोल ऑफ मैसूर। तो हैदर अली जो है उन्होंने क्या किया है, मैसूर के अगेंस्ट क्या किया, रेबल किया है, विद्रोह किया है। एंड टू कंट्रोल ऑफ मैसूर, मैसूर के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल कर दिया है, मतलब उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। तो हैदर अली के बाद उनका सन जो है टीपू सुल्तान, हाँ, ये कौन बन गया है, द रूलर ऑफ मैसूर। तो आगे वो किंग बन गए हैं, टीपू सुल्तान बन गए हैं, सुल्तान हो गए हैं। देन ही ट्राइड इज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और टीपू सुल्तान जो है एक बहुत ही अच्छे रूलर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप मैसूर के बारे में देखोगे, मैसूर की हिस्ट्री देखोगे तो टीपू सुल्तान ने वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस लाए थे, हाँ, बहुत अच्छा काम किया था लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर हिज जो भी उनका मतलब जो उनकी जनता थी उनको अच्छा करने के लिए, उनको बेस्ट देने के लिए टीपू सुल्तान ने बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। सो ही ट्राइड
his best to fight against the British. At the end, Tipu Sultan died in battle at Srirangapatna in 1799. तो 1799 में इनका डेथ हो गया है इन बैटल ऑफ, कहाँ पर बैटल हुआ था, श्रीरंगपट्टना में जो बैटल हुआ था वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। और इसके बाद क्या हो गया है, टीपू सुल्तान जब तक थे उन्होंने ब्रिटिश को रोक कर रखा था, अब ब्रिटिश को मैसूर में अपना कंट्रोल करने नहीं दिया था। बट उनके डेथ के बाद अब कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं था कि वो ब्रिटिश को रोक सके, तो इसीलिए ब्रिटिश ने अभी अपनी पूरे अंडर कंट्रोल में मैसूर को ले लिया है। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध, तो सिंध के ऊपर ब्रिटिश अब अपना कंट्रोल कर रहे हैं। टू स्ट्रेथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न इन देयर अटेंशन टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, सीमा है, बाउंड्री है, वहाँ पर अब उनका अटेंशन जा रहा था। दे फियर्ड दैट द रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। और उन्हें ऐसा डर था, किसे डर था, ब्रिटिश को डर था कि शायद से रशिया अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में अटैक कर सकती है। एंड हैंस द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। और वो अपना इन्फ्लुएंस मतलब अपना जो प्रभाव है अफगानिस्तान के ऊपर अभी एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। द रूट टूवर्ड अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध। और जो अफगानिस्तान जाने वाला जो रूट था वो सिंध से होकर था, और इसीलिए द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध एंड हैंस कैप्चर्ड इट इन 1843। और उन्हें सिंध का इम्पोर्टेंट पता चल गया है कि अगर सिंध जाना है, अफगानिस्तान जाना है तो सिंध के रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा। तो अगर वो उसी को ही कैप्चर कर लेते हैं तो वहाँ से आगे कोई भी अफगानिस्तान तक नहीं जा सकता है। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया है, सिंध को ही कैप्चर कर लिया था 1843 में। देन वी हैव फॉल ऑफ सिख पावर। तो सिख पावर जो थी इंडिया में वो अब सब कम हो रही है, फॉल हो रही है मतलब वो गिर रही है, नीचे हो रही है। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ द पावर ऑफ पंजाब वॉज इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह। तो किसके हाथ में थी पंजाब की पावर, रंजीत सिंह। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन मतलब उसका छोटा जो लड़का है दिलीप सिंह केम टू द थ्रोन। और जिसका माइनर मतलब वो 18 ईयर से भी छोटा जो लड़का है वो अब कौन बन गया है, ही बिकम द थ्रोन मतलब ही केम टू द थ्रोन मतलब वो अब राजा बन गया था वहाँ पर, उसके अंडर उसके कंट्रोल में सब दे दिया है। बट ही इज़ वेरी यंग नाउ। तो उसके बिहाफ में ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदान लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर। तो अभी वो तो बहुत ही माइनर था, छोटा था, 18 ईयर्स से छोटा है, इसीलिए जो भी राज कारभार था, राज दरबार का काम था वो कौन देख रहा था, तो उसकी मदर क्वीन जिंदान ये देख रही थी। लेकिन वो बाकी का तो सब देख रही थी, बट शी कैन नॉट कंट्रोल द ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स थे उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एंड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब्स सम ऑफ द सिख सरदार। अभी देखो ये ब्रिटिश का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो क्या कर रहे हैं, अपने राज में सपोज कोई है तो उसे ब्राइब देना है, उन्हें रिश्वत देनी है, उनको अपने तरफ ले लेना है, अपने तरफ लेकर फिर उसे क्या करना है, राजा के खिलाफ, राज के खिलाफ उसे काम करवाना है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जो राज चल रहा था, राज कारभार अच्छे से चल रहा था, उसमें अब फूट पड़ रही थी। और फिर ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अपना खुद का फिर पावर वहाँ पर एस्टेब्लिश आराम से कर सकते थे। मतलब डिवाइड करना है और रूल करना है। ये पहले से ही स्ट्रेटेजी उनकी रही है, डिवाइड एंड रूल। The Sikh community thought that the British will attack Punjab and hence they launched an attack on the British। और उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया है। In this first एंग्लो सिख वॉर ये इम्पोर्टेंट है इसमें हिस्ट्री में, वॉर द सिख्स वर डिफीटेड। और इस वॉर में क्या हो गया है, सिख डिफीट हो गए, बिकॉज होना ही था, बिकॉज जो ब्रिटिश की आर्मी थी उनके पास तो मिलिट्री है, आर्म फोर्स है, तो उनके तो साथ में कोई भी निभाव नहीं चल सकता था किसी का भी। तो इंडिया के जो भी किंग थे वो उनके सामने बहुत ही एकदम हेल्पलेस हो गए थे।
But still, Dilip Singh remains on the thrones. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to the Sikh. और पंजाब पर जो भी ब्रिटिश का राज चल रहा था, वो सिख लोग, जो पंजाब के लोग थे, सिख लोग थे, वो क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. एंड मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश, और उसने क्या किया, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया. देन थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिख ऑफिसर ने क्या, सोल्जर्स ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया था वॉर में. एंड इन द सेकेंड वॉर ऑफ सिख हैड टू फेस डिफीट अगेन. और फिर भी इतने थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो लोग इस वॉर में हार गए हैं. इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब. और 1849 में क्या हो गया है, ब्रिटिश ने फाइनली क्या कर दिया, पंजाब को कैप्चर कर लिया है. मतलब इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पंजाब में भी अब उनका राज चालू हो गया है. द मराठास वर इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन इंडिया. द मराठास मतलब शिवाजी महाराज, इनसे स्टार्ट होता है. शिवाजी महाराज ने बहुत ही स्ट्रांगली इन्हें ब्रिटिश को क्या किया है, स्ट्रांगली उन्होंने उन्हें अपोज किया है. And how did the British strengthen their foundations of rules in India by defeating the Marathas will be studied in the next chapter. और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ब्रिटिश ने अपना पावर, अपना एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मराठास जैसे डिफीट किया, फाइट किया, तो मराठा विल बी, और मराठास ने कैसे उन्हें अपोज किया है. ये सब जो स्टोरी है, ये कहानी, मतलब जो भी हिस्ट्री का पार्ट है, इसे हम, हिस्ट्री का जो भी पार्ट है, इसे हम एक अगर कहानी के जैसे देखते हैं और उसमें से सीखते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एडमायर करोगे कि कितने लोगों ने, कितने किंग्स, कितने रूलर्स ने ब्रिटिश को पीछे करने की, हराने की कोशिश की. फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने सारे जो मुगल्स आए थे, उन्हें भी हराने की कोशिश की. तो ये सब हम जब ये हिस्ट्री के लेसन्स पढ़ते हैं, तो आप उसे एक स्टोरी की तरह अगर याद रखोगे, तो आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप उसे अच्छे से समझ सकते हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, पसंद नहीं है, बहुत बोर होता है, नींद आती है. नो, मैं कहती हूँ अगर आप उसे स्टोरी की तरह इंटरेस्ट से सुनोगे, तो आपको ये सब कहानियाँ सब पता चलेगी, आप समझना स्टार्ट करोगे. ठीक है बच्चों, तो ये लेसन अब कंप्लीट हो गया है. थर्ड जो पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया है. और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका जो एक्सरसाइज है, इसके सारे आंसर्स आप लोगों को दे दूंगी. तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. थैंक यू.